हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है हमारा, इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.5% टू 7% दिस ईयर सेज सर्वे। तो आप सबको पता होगा कि कल जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज हुआ है और आज हमारा बजट जो है वो रिलीज होगा। तो बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जिसमें कि पिछले जो बीता फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, कैसे जो ग्रोथ है आगे हम कैसे अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, उस हिसाब से वो सारा डेटा उसमें प्रेजेंट किया जाता है। तो सर्वोदय आईएएस की तरफ से पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे का हाइलाइट्स का भी वीडियो आएगा। तो अभी तो ये बस एक जिस्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में पता चल सके कि ये सर्वे जो है वो एग्जैक्टली कहता क्या है। तो यहाँ बात हो रही है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारा जो ग्रोथ है अगले आने वाले साल में वो 6.5% से 7% के बीच में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो द इंडियन इकोनॉमी हैज ब्रॉडली कॉट अप विद द प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड्स अवर्टिंग एनी परमानेंट स्कारिंग सेज द सर्वे। यानी कि कोविड के बाद जो हमारा इकोनॉमी था वो थोड़ा डिरेल हो गया था, क्योंकि कोविड में आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरा के पूरे सर्विसेज सब कुछ पूरा ठप पड़ गया था, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इम्पैक्ट हो रहा था। बट अभी इस साल देखने को मिला है कि फिर से जो हमारा कोविड के पहले का हमारा ग्रोथ ट्रेंड था वहां तक हम लोग वापस आ गए हैं। तो इट इज लाइकली टू ग्रो बाय 6.5 to 7% दिस ईयर, with prospects of clocking 7% plus growth in the coming years as per the economic survey for 2022-23 that also drew attention to the need of to address inequality and unemployment as a policy priority। यानी कि इस साल जो हमारा ग्रोथ है वो 6.5% से 7% के बीच में होने की उम्मीद है, और आने वाले सालों में हम 7% प्लस का ग्रोथ जो है वो अचीव करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को और इनइक्वालिटी को टैकल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले 2 दिन के एनालिसिस में मैंने आपसे इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र भी किया है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकते हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर B. Ananta Nageshwaran, the survey's lead author, made a pitch for the union and the state governments to let go of their myriad regulatory powers to ease the burden on the businesses। कि अब यहाँ बात हो रही है कि हमें बिजनेसेस को प्रमोट करने की जरूरत है, और बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो रेगुलेटरी बर्डन होता है कि उसपे बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, ये कानून फॉलो करिए, वो कानून फॉलो करिए, ये कागज लेके आइए, तो वहां से ये अप्रूवल लेके आइए। तो इसकी वजह से बहुत बर्डन पड़ जाता है, और जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो इसी सब चक्करों में फंसे रह जाते हैं, और उनका जो एक्चुअल मोटिव रहता है वो कहीं और रह जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट्स दोनों को ही ये इनिशिएटिव लेना होगा कि ये जो पूरे रेगुलेशंस के जाल में जो बिजनेसेस हैं वो फंसे हुए हैं, उन रेगुलेशंस को हम ईज कर सकें। He also prodded the corporate sector, swimming in excess profit, to take responsibility of generating productive jobs in its own enlightened self-interest। कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो हम देखिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ग्रोथ है वो हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ। तो यहाँ जो ऑथर है यानी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो हमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको क्या करना है, तो प्रोडक्टिव जॉब्स को जनरेट करने की कोशिश करनी है। तो नोटिंग दैट द आईटी सेक्टर हायरिंग हैज स्लोड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 2 years, the chief economic advisor urged the Indian industry to think harder about how AI can augment labor rather than displace वर्कर्स। पिछले 2 सालों में ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर एआई के आने की वजह से जो नॉर्मल जॉब्स हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया है एआई ने। तो यहाँ जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कि हमें ये देखना है कि कैसे एआई जो है वो हमें सप्लीमेंट कर सकता है ह्यूमन फोर्स को, ना कि ह्यूमन फोर्स को रिप्लेस करने की यहाँ जरूरत है। तो द कॉर्पोरेट्स बेनिफिट फ्रॉम द हायर डिमांड जनरेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट and income growth, while the financial sector benefits from channeling household savings for investment purposes,
but short termism can weaken these linkages. अब देखिए, यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एआई से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन फोर्स को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनको पे करना पड़ेगा। बट अगर हम इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो आज अगर किसी की सैलरी 10,000 है और वही इंसान जाकर के कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयड होता है और उसकी सैलरी 40,000 हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, और डिमांड अगर बढ़ेगा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेसेस पर भी पड़ेगा। और कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म गोल देखें तो लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना है कि अभी अगर सैलरी देनी पड़ रही है तो हम उस चीज को बिल्कुल छोड़ दें, और लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स है उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो डिटेल से इस वीडियो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स का वीडियो होगा वहां पर इसको आप और डिटेल से समझ सकते हैं। अब दूसरा न्यूज है अ केस फॉर रेगुलेटिंग गिग बेस्ड वर्क। तो एडिटोरियल एनालिसिस में एक दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कर्नाटका ने एक गिग वर्कर्स के लिए एक बिल जो है वो प्रपोज किया है। उस बिल के साथ कुछ इश्यूज भी थे, बट क्योंकि कर्नाटका ने एक पहला कदम उठाया है तो ये एक केस बन सकता है, एक केस स्टडी की तरह यूज किया जा सकता है कि अगर हम ऑल ओवर इंडिया यूनियन लेवल पर एक लेजिस्लेशन बनाना चाहें तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। So the Karnataka government's intent to introduce legislation for the welfare of the gig workers is seen as a necessary step to protect this vulnerable group. तो अगर हम गिग वर्क की बात करें तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो पहला मिथ है गिग वर्क ऑफर्स फ्रीडम विथ नो बॉसेस, ओनली पार्टनर्स एंड कैप्टन्स। इन रियलिटी एल्गोरिथम्स एंड टीम मैनेजर्स कंट्रोल वर्क कंडीशंस। कि ऐसा नहीं होता है कि गिग वर्क में आपको बिल्कुल छूट मिल जाती है, आपका कोई बॉस नहीं होता है, बल्कि एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है वो चीज। दूसरा मिथ है गिग वर्क प्रोवाइड्स flexible work arrangements, however it often lacks flexibility and is dictated by platform demands, जैसे कि जोमेटो। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी मर्जी पर जो है आपको जब डिलीवरी करनी है तब आप डिलीवरी करेंगे, जब डिलीवरी नहीं करनी होगी तब आप डिलीवरी नहीं करेंगे। वहां पर भी एक सर्टेन प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो करना पड़ता है। थर्ड है गिग वर्क इज सप्लीमेंट्री फॉर पार्ट टाइम वर्कर्स। Many gig workers rely on it as their primary source of income. ऐसा नहीं है कि गिग वर्क सिर्फ लोग एक पार्ट टाइम वर्क के लिए करते हैं या सप्लीमेंट्री इनकम के लिए करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गिग वर्क से ही अपना जो उनका जो प्राइमरी इनकम का सोर्स है वो यही गिग वर्क है। तो अगर हम एल्गोरिथमिक कंट्रोल की बात करें तो गिग वर्कर्स आर हेवीली मॉनिटर्ड बाय एल्गोरिथम्स दैट डिक्टेट देयर आवर्स, टास्क्स एंड परफॉर्मेंस रेटिंग्स। आप देखते होंगे कि उबर पर आपको ड्राइवर की रेटिंग देनी पड़ती है और उस हिसाब से जो है उस ड्राइवर को फिर फर्दर चूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो हमेशा ये जो डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह होते हैं या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स भी जो आपसे फोन पर बात करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि इस कॉल के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको इस कॉल की रेटिंग देनी होगी। फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो आके कहते हैं कि इसको प्लीज रेटिंग दे दीजिएगा कि आप कितना सेटिस्फाइड है इस डिलीवरी प्रोसेस से या नहीं। इस वजह से, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि वो आगे इस वर्क को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एल्गोरिथमिक प्रोसेस है, इसमें कोई ह्यूमन नहीं है जो इसको एग्जामिन कर रहा है। तो दिस सर्विलेंस रिमूव्स द नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस एज वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड एंड इवेल्युएटेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी वैसे आप बिहेव कर सकते हैं। एक सर्टेन कंट्रोल और इवेल्युएशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा यहाँ जो बात है वो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ गिग प्लेटफॉर्म्स फोर्सेस वर्कर्स टू कंप्लाई विद डिमांडिंग आवर्स एंड कंडीशंस टू मेक अ लिविंग। कि भले ही लगता है कि इसमें काम कम करना पड़ेगा, आसानी से इनकम हो जाएगी, बट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम जो है अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वर्किंग स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो गिग वर्कर्स ऑफन फेस पेनल्टीज एंड डीएक्टिवेशन इफ दे डू नॉट मीट प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। और अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को, इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वैसे कंडीशंस में आपको जॉब की इनसिक्योरिटी भी फेस करनी
पड़ सकती है। तो अब कर्नाटका बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो द बिल मैंडेट्स फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकम सिक्योरिटी एंड राइट टू टेक breaks. It includes measures to prevent exploitation such as mandatory working hours and penalties for non-compliance by platforms. कि जो भी चीजें हैं जितना हम एड्रेस कर सकते हैं, अगर आपको कर्नाटका बिल के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा एक न्यूज एनालिसिस का, उसमें मैंने कर्नाटका बिल को और डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ बात हो रही है कि एक सोशल सिक्योरिटी की हमें नीड है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि अगर एक टाइम के बाद आपके पास वो जॉब नहीं भी है तो भी आप कितने सिक्योर हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, अगर चलिए 20-22 साल के लोग हैं तो वो मैरिड नहीं होते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो एक फैमिली स्टार्ट करते हैं, उन पर उनकी फैमिली जो है वो डिपेंडेंट रहती है, और ऐसे कंडीशंस में अगर उनके पास सिक्योरिटी नहीं रहती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को मैनेज करना। तो इसीलिए ये जो बिल है वो एम करता है कि टू मेक सोशल सिक्योरिटी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, acknowledging the importance of benefits like health, old age and death insurance for gig workers. कि इन केस अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कोई डिलीवरी पार्टनर है, गॉड फॉरबिड्स कि ऐसा ना हो, बट इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई डिलीवरी पार्टनर है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या ऐसे केसेस में जो कंपनी है जो हायर कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या जोमेटो हो गया, क्या वो उसको एक डेथ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में कामयाब रहेगी? तो इसी को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि उस बंदे के पास उस जॉब के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो चलिए भले ही उसको 10,000 रुपए मिलते थे, 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन वो उसी में अपना गुजारा जो है वो कर रहा होता है। लेकिन आफ्टर हिज डेथ और हर डेथ उसकी पूरी फैमिली जो है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी जो है वो एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज इंश्योरेंस ये सब प्रोवाइड करें, ताकि एक सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो मेंटेन रहे। The Indian government has endorsed progressive statements on platform worker rights, but existing legislation like the Code on Social Security has limited reference to the gig workers. कि भले ही इंडिया मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई बार कहा है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो मतलब अभी भी हमारा जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो कि 2020 में लाया गया था, वो अभी तक वैसे एनफोर्स नहीं हुआ है। इसको ये जो हमारा टर्म है 5 इयर्स का, इसमें एनफोर्स करने की बात की जा रही है। तो इसमें भी गिग वर्कर्स से रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रोविजंस होने चाहिए वो नहीं है। अगर आपको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बारे में डिटेल से जानना है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो में आप जाकर के इसको और डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसे लॉ की जो कि गिग वर्कर्स के या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस कर सके। तो द कर्नाटका बिल रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट step forward with other states like Rajasthan, Jharkhand, Tamil Nadu, Haryana and Telangana considering similar legislation. Political guarantees and state funding for social security are crucial for the development of gig workers' rights. The bill could be improved by including minimum wage, occupational safety and health, working hours and collective bargaining rights. कि क्या क्या चीजें जो है, मिनिमम वेज मतलब इससे कम जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसके लिए, बट वो भी जो रिक्वायरमेंट्स हो वो लेजिबल हो, रीजनेबल हो। ऐसा नहीं कि 24 में से 14 घंटे आपको काम करने पड़ेंगे तब जाकर के आपको 10,000 रुपए की सैलरी जो है वो मिलेगी। तो जितना काम लोग करते हैं उस हिसाब से उनको उसका एडिक्वेट रेम्यूनरेशन जो है वो मिलना चाहिए, प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होनी चाहिए, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होना चाहिए कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी कारण से, तो उसके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम तक अगर आप काम पे वापस आते हैं तब तो आपको रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। फिर क्या हो रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि बार्गेनिंग राइट्स होने चाहिए। जैसे जब फैक्ट्रीज में मजदूर जो है, लेबर्स जो है वो काम करते हैं तो वो लोग स्ट्राइक वाइक पे चले जाते हैं अपनी वेजेस को जो है वो इंक्रीज करने के लिए, तो उनके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट होता है इसीलिए। लेकिन
ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं, इनके पास ऐसा राइट नहीं होता है। तो अगर हम कर्नाटका बिल की बात करें या हम अगर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करें, तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल वाले सेक्शन पर। जो पहला एडिटोरियल है हमारा वो है हीट स्ट्रेस इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न। यहाँ बात हो रही है हीट स्ट्रेस के बारे में कि अगर हम सिर्फ हीट स्ट्रेस की बात करें कि ऐसा नहीं है कि हीट स्ट्रेस सिर्फ कंसर्न की बात है, उसके बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो कि हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हीट स्ट्रेस reduces working hours and hinders labor efficiency which affects the overall productivity and economic growth। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग जो है उनको गर्मी लग रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपका एनर्जी कंजम्पशन वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट आप देखिए गर्मी के दिनों में लोगों को काम करने का मन नहीं करता है। भले ही लोग काम पर जाते हैं बट वहां पे भी उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ लोग हीट स्ट्रोक वगैरह की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इससे ओवरऑल जो है वो हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता है, और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। The workers, especially in climate-exposed sectors like agriculture and construction, are particularly vulnerable। वैसे सेक्टर्स जिन पर की क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, वैसे सेक्टर्स में अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग बैठे हैं एसी ऑफिसेज में उन पर हीट स्ट्रेस का इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं। हाँ, अब अगर आप इसको पिछले आर्टिकल से अपने लिंक करिए गिग वर्कर्स वाले आर्टिकल से, तो उनपे जरूर इस चीज का इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो वहीं जो ओपन में जो लोग काम करते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया या इनफॉर्मल इकोनॉमी, जैसे कि जो लोग सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है हीट स्ट्रेस को की वजह से। तो हीट स्ट्रेस कैन लीड टू हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, acute kidney injury and physical injuries। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी लग रही होती है, उससे आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भी चेंज हो सकता है, और उस चेंज ऑफ मैकेनिज्म की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो सीरियस बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट कॉग्निटिव एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हायर हेल्थ रिस्क फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था उस आर्टिकल में जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि विमेन जो है वो ज्यादा प्रोन है हीट स्ट्रेस की वजह से। तो वैसे ही जो विमेन है उनको, जो खास करके प्रेग्नेंट विमेन होती हैं, उनके लिए हीट स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम आईएलओ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो ILO study from 2019 estimates a reduction in total working hours worldwide by 2.2%, a global GDP loss of $2,400 billion by 2030। यानी सिर्फ जो 2019 से अगर हम देखें तो ये जो टोटल वर्किंग आवर्स है, मान लीजिए कि अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो उसमें 2.2% का रिडक्शन जो है वो देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रेस लोगों को फेस करना पड़ रहा था, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि 2400 बिलियन डॉलर या 2400 बिलियन डॉलर्स का लॉस जो है वो ग्लोबली हमें झेलना पड़ेगा 2030 तक। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं कि द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स विल बी मोस्ट अफेक्टेड विद रीजन्स लाइक सदर्न एशिया एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लॉसेस। अब सदर्न एशिया में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है इंडिया का। तो सदर्न एशिया में जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का सबसे ज्यादा लॉस होगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। सदर्न एशिया की जो कंट्रीज हैं वो अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुई है कि उनका सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा ग्रो करे। एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी का लॉस है वो होगा। तो सदर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका आर हाईली ससेप्टेबल टू प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस due to heat stress impacting the workforce predominantly employed in agriculture and construction. These regions hosting the majority of world's poor population will face exacerbated inequalities।
और क्योंकि ये जो लोग हैं वो मैक्सिमम ये पुअर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। अब आप उन बड़े बड़े फार्मर्स के बारे में मत सोचिए, बट छोटे छोटे मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, उनके घर में मान लीजिए कि हीट की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उनके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। तो इससे उनका ओवरऑल इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनकम डिक्रीज होगा तो ओवरऑल इनइक्वालिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी। So India is witnessing a consistent increase in temperatures with projections showing severe economic losses due to heat stress. A study in West Bengal indicates a productivity decline of almost 2% by in brick making workers per 1 degree Celsius temperature increase. यानी कि एक वेस्ट बंगाल में एक स्टडी करी गई जिसमें कि ये दिखा कि ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री जो है, जहाँ ईंटें जहां बनाई जाती हैं, वहां पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 2% से जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन करती है। यानी एक वर्कर अगर 100 ब्रिक्स जो है वो बना रहा था, तो वहीं अगर ये हम मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है, वहीं अगर ये 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो एक वर्कर जो है वो सिर्फ 98 ब्रिक्स जो है वो बना पाएगा। तो इस वजह से ये जो हमारा 25 से 26 अगर हो जाता है तो ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो हीट की वजह से डिक्लाइन होती है। इसीलिए हमें स्टेप्स लेने होंगे, ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो कि इस हीट स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सके। तो नेशनल गाइडलाइंस लाइक द प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान, prevention and management of heat wave by the National Disaster Management Authority are in place। कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेजर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन इन मेजर्स को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी जो है, इन मेजर्स को और स्ट्रांगली हमें एनफोर्स करना होगा। These guidelines aim to protect workers from heat waves and include measures such as early warning systems, better infrastructure and occupational safety स्टैंडर्ड्स। कि हर कुछ है हमारे पास वार्निंग सिस्टम भी है, मतलब जो हमारा गाइडलाइन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी जो ऐसी कंडीशंस हैं, प्रोडक्टिविटी लॉस है, उससे हमें झेलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि जो भी गाइडलाइंस हैं वो सही से एनफोर्स नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो ओवरऑल यही है कि ये जो गवर्नमेंट जो भी रिस्पॉन्स लेती है, इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो रिस्पॉन्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। वो पॉलिसी अगर हम कोई बनाते हैं तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि ये जो इम्पैक्ट है इसको हम टैकल कर सकें। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो कि है अ ग्रीन वेल्थ टैक्स इन बजट 2024। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो आज के दिन हमारा जो बजट है वो पेश किया जाएगा, तो उसमें कुछ सजेशंस या यहाँ पर बात की गई है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंक्लूड करना चाहिए। तो द न्यू गवर्नमेंट एम्स टू प्रायोरिटाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। अ वेल्थ टैक्स कुड बी एन इफेक्टिव टूल टू अचीव दीज गोल्स। कि यहाँ मतलब वेल्थ टैक्स क्या होता है कि आपके पास जो वेल्थ है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले, जब इलेक्शंस के कुछ टाइम पहले इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था कि अगर आप जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट अपने पेरेंट्स से, तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि उस वेल्थ को जनरेट करने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट फिर भी वो आपके पास है, तो इस वजह से उस पर एक इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। वैसे ही अगर आप बहुत सारा वेल्थ जो है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर भी एक वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, और वो वेल्थ टैक्स को यूज करना चाहिए इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन ग्रीन डील। अब यहाँ बात हो रही है कि हमें एक इंडियन ग्रीन डील जो है वो प्रपोज करने की जरूरत है। तो क्यों इंडियन ग्रीन डील जो है वो प्रपोज करने की जरूरत है? तो इट एम्स टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, modern infrastructure and essential services like healthcare and education। आने वाले सालों में जो हमारी जरूरत है उस हिसाब से अब ये जो वेल्थ टैक्स अगर हम यहाँ पे इम्पोज करते हैं, तो उससे जो भी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होगा वो इन चीजों पर
यूज होना चाहिए। तो दिस होलिस्टिक अप्रोच एंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ while promoting environmental sustainability and social equity। कि अभी तक हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ओवरकम करना है तो साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में हमें सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना होगा। तो इंडिया में इस बारे में बहुत बात हो चुकी है कि वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विथ द टॉप 10% ऑफ द इंडियंस कंज्यूमिंग मोर रिसोर्सेज एट अ रेट कंपेरेबल टू द सिटीजंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि जैसे यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, जो शुरू शुरू में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया के जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, वो इतना रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं जितना कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो करते हैं। तो इस वजह से ये दिखाता है कि हमारी जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो कितना ज्यादा बढ़ गई है, और इसे हमें एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए, क्योंकि इसका जो है वो इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एलीट इंडिकेट्स देयर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, उससे जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जनरेशन में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो एक एलीट आदमी जो है, आप देखिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें तो एक बाइक होता है, बहुत तो बहुत एक कार होता है, और एक छोटा घर होता है, 4-5 लोग उसमें रहते हैं। लेकिन वहीं जिसके, और सबके लिए एक ही बाइक एक ही कार होती है। लेकिन अगर आप वहीं किसी एलीट फैमिली में जाते हैं तो हर एक इंसान के पास अपनी पर्सनल कार होती है, अपना पर्सनल जो टू व्हीलर होता है वो होता है, और वो जब भी कहीं जाते हैं, भले ही दो लोगों को एक ही जगह पे जाना हो, एक ही डायरेक्शन में जाना हो, बट वो अपनी अपनी गाड़ियां यूज करते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली जैसी शहरों की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां कितना अच्छा डेवलप्ड है कि अगर आप चाहें तो मेट्रो को यूज करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर लोग जो है, आप किसी भी वक्त दिल्ली में ट्रैवल कर लीजिए, रोड पे आपको ट्रैफिक जरूर से जरूर ही मिलेगा, और मैक्स बहुत तो बहुत दो लोग आपको एक गाड़ी में दिख जाएंगे। बहुत कम ही ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो गाड़ी में बैठे होते हैं, मैक्सिमम सिंगल लोग ही उसको ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो कार्बन का कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हमारा वेल्थ बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कार्बन का कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है, और इससे एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता है। तो बाय टारगेटिंग दिस डेमोग्राफिक विथ वेल्थ टैक्स, द गवर्नमेंट कैन फंड ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड रिड्यूस ओवरऑल एमिशंस। और इसी एलीट पॉपुलेशन पे हमें एक वेल्थ टैक्स लगाने की जरूरत है। इसीलिए इसका जो हेडिंग है आर्टिकल का वो दिया गया है ग्रीन वेल्थ टैक्स, क्योंकि इससे जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको हम यूज कर सकते हैं उन इनिशिएटिव्स को फोकस करने के लिए, पर फोकस करने के लिए जो कि ग्रीन, जो कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में हमारा हेल्प करेंगे। तो अब अगर इस इंडियन ग्रीन डील को हमें फाइनेंस करना है तो इट रिक्वायर्स अ सब्सटैंशियल फंडिंग व्हिच द वेल्थ टैक्स ऑन द एलीट कैन प्रोवाइड। और ये जो टैक्स होगा वो प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेसिव यानी कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स भी जो है वो बढ़ता है, ensuring that the wealthiest contribute their fair share to the national development। और इससे जो प्रोजेक्टेड वेल्थ और टैक्स रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, तो द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन वेल्थ अमंग द एलीट मींस दैट इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स वुड जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। अगर किसी का रेवेन्यू ही जो है वो 100 करोड़ का है, तो आप मान लीजिए कि उस पर 1% का भी अगर टैक्स लगाया जाएगा तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे अगर 1000 लोग हैं इकोनॉमी में, तो इससे जो कंट्रीब्यूशन होगा 1000 पीपल, तो इससे जो कंट्रीब्यूशन होगा इस ग्रीन टैक्स में या इंडियन ग्रीन डील में वो बहुत ज्यादा होगा। तो इवन 1%, यानी अगर मान लीजिए कि किसी की इनकम 10 रुपए है, उस पर अगर 1% का टैक्स लगाया जाए, और किसी की इनकम 100 रुपए है, तो जिसकी इनकम 100 रुपए है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उससे उससे 1 रुपए निकाल भी लिए जाए। तो एक सर्टेन, एक छोटा लेवल ऑफ टैक्स ही हमें लगाना है
बट वो लगाने से जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा, एंड दिस कैन बी स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड टू मैक्सिमाइज सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। और उसके बाद अब रेवेन्यू कलेक्ट करके छोड़ तो नहीं देना है, उस रेवेन्यू को हमें सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो जनरेट करने के लिए यूज करना है। तो यहाँ अब कह रहे हैं ऑथर कि इसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब हमारा बजट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनकम इनइक्वालिटी को टैकल करने की बात कर रहा है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करें। तो investments in infrastructure are expected to generate the most jobs due to labor intensive nature of construction and development projects. The care economy and green energy sectors also present substantial employment opportunities, contributing to the overall economic resilience. कि कहाँ कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि आने वाले सालों में हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, दूसरा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सेक्टर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, तीसरा है केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी यानी कि अब क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पीक पे पहुंच चुका है, तो इसके बाद हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। तो इसी एजिंग पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए ये एजिंग पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं केयर इकोनॉमी। और दूसरा ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स की ग्रीन एनर्जी पे हमारा जो फोकस है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 2070 तक हमें एक नेट जीरो कंट्री जो है वो बनना है, प्लस हमारे पंचामृत गोल्स को भी हमें अचीव करना है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। तो इस ये जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा ग्रीन वेल्थ टैक्स से, उसको हम यूज कर सकते हैं इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। और एक बार अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया तो उससे हमारी जो इनइक्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली हम उसको टैकल कर पाएंगे। और इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी को 10,000 रुपए के लिए एम्प्लॉय कर दें, उसको एक सर्टेन फेयर शेयर ऑफ इनकम जो है वो उसका जनरेट होना चाहिए, ताकि अगर वो 3-4 लोगों का परिवार है तो उसको वो मैनेज कर सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।